डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो बच्चों में भी होता है, अडल्ट्स में भी होता है, इस तरह जो ओवर एज लोग हैं उनमें भी हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग इस मसले को अमूमन बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर इसको बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखें, पहले तो बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की रीजंस क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो इटसेल्फ प्राइमरी भी हो सकती है, मतलब इसके नीचे बिहाइंड कोई कॉज नहीं भी हो सकती। ठीक, पहले तो हमें वर्कअप ये करना चाहिए कि क्या ये स्कैंडी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। बाज़ बात ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ किसी और डिजीज़ की सिम्टम्स के तौर पे अपेयर हो रही होती है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म जो है उनके पेशेंट्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन बड़ी प्रीडोमिनेंट होती है। इसी तरह डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन बड़ी प्रीडोमिनेंट होती है। वो दोनों डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन जो है जितनी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे ओल्ड एज में पार्किंसनिज्म हो गया या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया या आपको कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उनकी जो है वो प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे अब जब भी हम कॉन्स्टिपेशन को एवेल्युएट करते हैं तो हम देखते हैं इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है। ठीक है, अगर एक पेशेंट है उसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन चल रही है, साथ वेट लॉस हो रहा है, तो हम मेलिग्नेंसी के लिए सोचते हैं या हम सोचते हैं कि कोई इसको ट्यूबरकुलोसिस वगैरह तो नहीं है। तो हमेशा कॉन्स्टिपेशन का जो वर्कअप हम लोग करते हैं उसमें साथ जो है ना वो एसोसिएटेड सिम्टम्स के साथ करते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरे नंबर पे ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो यस इट कैन बी वेरी डेंजरस। एक कॉन्स्टिपेशन की वजह से कुछ पेशेंट के अंदर जब बहुत हार्ड स्टूल पास होता है तो उनके अंदर एनल फिशर्स बन जाते हैं। फिशरिंग की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होती है, हेमरॉइड्स बर्स कर सकते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन जब बहुत लंबे अरसे तक चलती है तो उसकी वजह से ये है कि पेशेंट एक तो उसका जो है ना इसी तरह जो सर्जिकल कॉजेज़ की हमने बात की, इसी तरह आप पेशेंट जो है ना उसकी डाइटरी हैबिट्स डिस्टर्ब होने, बावल हैबिट डिस्टर्ब होने की वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इफेक्ट होती है। तो पेशेंट के लिए जब बहुत लंबे अरसे के लिए वॉशरूम में बैठना और उसको जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो वो पेशेंट के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है। अब इसमें यहीं पे मैं ऐड करता चलूँगा कि आजकल हमें बहुत से पेशेंट ऐसे मिलते हैं, जिस तरह हमने बात की कि बड़ा कॉमन हमें केस मिलता है IBS-D का, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जो उसमें डायरिया प्रीडोमिनेंट होता है। इसी तरह IBS-C भी मतलब ये उसकी सब टाइप होती है जिसके अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट मिलती है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसके हम एसोसिएटेड सिम्टम्स के साथ जाते हैं। अगर तो पेशेंट को अब्डोमिनल पेन होती है साथ जो डेफिकेशन के साथ बेहतर हो जाती है, तो हमारे ज़हन में आता है कि IBS-C का हमें जो है ना वो सोचना चाहिए। इसी तरह कुछ पेशेंट ऐसे हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादा अडल्ट पेशेंट को डील करते हैं, तो क्रोनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हमें मिलती है, जिसमें ऐसा कोई हम वर्कअप करवा के हाइपोथायराइड, डायबिटीज़ और बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। अगर तो ऐसी कोई कॉज नहीं है और पेशेंट को बहुत हार्ड लंपी स्टूल पास होता है और सम टाइम पेशेंट को मैनुअली भी एवैक्यूएट करना पड़ता है इन केसेस के अंदर पे स्टूल को, तो वो पेशेंट के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। अब कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए जो है ना वो डाइटरी जो हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है कि उनको क्या डाइट में क्या चीज़ें लेनी चाहिए जो उनको हेल्पफुल करती हैं। अब उसमें ये है कि जो हमारी छोटी आंत है, मैक्सिमम हमारी पानी और जो ग़ज़ा है वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है। जो रिमेनिंग वाटर का कंटेंट होता है उसने वहाँ से एब्जॉर्ब होना होता है बड़ी आंत से। अब अगर पेशेंट जो है वो पहले ही डिहाइड्रेटेड है, अगर उसकी वाटर कंजम्पशन नहीं है डेली की, तो क्या होगा कि छोटी आंत को जो मतलब बॉडी में जितना रिक्वायर्ड वाटर है वो तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया। अब जो बाकी जो वाटर कंटेंट था जिसने स्टूल को सॉफ्ट करना था तो वो तो है ही नहीं, तो उसकी वजह से हार्ड स्टूल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मोस्टली आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स का ट्रेंड है, तो फाइबर डाइट बहुत कम हो गई है। तो फाइबर डेफिशिएंसी जो है वो इटसेल्फ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो उसकी जो डेफिशिएंसी है, अब हर मतलब आदमी को चाहिए कि अपनी एक बैलेंस डाइट ले। क्या चीज़ें ग़ज़ा में शामिल करने चाहिए? ग़ज़ा में कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को चाहिए कि फाइबर डाइट। अब फाइबर्स किन चीज़ों में ज़्यादा है? फ्रूट्स में ज़्यादा है। फ्रूट्स में भी आप जो फ्रूट्स के ऊपर जो कवर होता है या छिलका जिसको बोलते हैं, जिस तरह आप एप्पल की बात ले लेते हैं तो उसका जो छिलका है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो हम सैलड्स के तौर पे चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स ये हो गया, जिसमें बंद गोभी हो गया, ये वाली चीज़ें ये जो है ना वो एज लेग्जेटिव एक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर आप होम रेमेडीज़ की बात कर लें तो जो ये इसबगोल हस्क है इसका बड़ा अच्छा रोल है। ये मतलब गट की मोटिलिटी को अब बढ़ाता है और उसकी वजह से भी बहुत
बहुत से पेशेंट में हमने सिर्फ यही करके देखा, हमने उनका वाटर इनटेक बढ़ाएं और उनकी फाइबर डाइट को इंक्रीज़ करें तो उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती ठीक है। कितने गिलास पानी पीना चाहिए अगर कोई इंसान कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है तो वो नॉर्मली क्या? देखिए उसमें जो जैसे आपने बात की कि एक नॉर्मल, मैंने पहले भी बताया कि एक नॉर्मल बंदे को एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। 8 से 10 गिलास जो है ना वो रोज़ाना के लेने चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन उन लोगों के लिए आती है कि जो बाहर धूप में काम करते हैं या जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो उनकी जो डिमांड, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। उनके ग्लासेस, नंबर ऑफ़ ग्लासेस फिर इस हिसाब से बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आपका वाटर लॉस ज़्यादा होगा स्वेटिंग से तो फिर आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी डेली की बढ़ जाती है। लेकिन मिनिमम जो है वो 8 to 10 to 12 ग्लास जो है वो लेने चाहिए। डॉक्टर साहब किसी और बीमारी के अलावा क्या सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है? जी, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो जब लोग डाइटिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वाटर इनटेक भी अपना कम कर देते हैं। तो वाटर इनटेक कम करने की वजह से और फाइबर इनटेक कम करने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसमें जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब होता है, बेसिकली हमारी जो गट की मोटिलिटी है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम अगर किसी बंदे में कम है तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी कैन लीड टू हाइपोक्लीमिया, और हाइपोक्लीमिया की वजह से जो है वो आईलीएस या गट की मोटिलिटी स्लो हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ओके।